हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है बीएड सेकेंड ईयर के असेसमेंट फॉर लर्निंग। सेकेंड पेपर में से है ये फर्स्ट चैप्टर, टॉपिक 1 मापन, मेजरमेंट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। इसमें हम ये देखेंगे कि पहले देखते हैं कि मापन होता क्या है मापन। शिक्षा जिन अनुभवों को प्रदान करती है, जिन अंतर्निहित योग्यताओं एवं क्षमताओं का विकास करती है। आप ये जानते ही हैं कि जो शिक्षा है वो क्या करती है, वो हमें अनुभव प्रदान करती है, कुछ एक्सपीरियंसेस प्रदान करती है और कुछ हमारे अंदर योग्यताएं होती हैं, अंतर्निहित योग्यताएं होती हैं जो व्यक्ति में या बालक में पहले से विद्यमान होती हैं, उनको बाहर लाने का कार्य करती है, उनका विकास करती है, उन योग्यताओं और क्षमताओं का जो अंतर्निहित योग्यताएं हैं तथा जिन व्यवहारों में अनुकूल परिवर्तन लाती है। व्यवहार में परिवर्तन लाने का काम भी करती है शिक्षा। जो हमें गलत व्यवहार है, जो हम नहीं जानते, व्यवहार हम करना नहीं जानते हैं, उसको हमें सिखाती है, इसको हम शिक्षा कहते हैं। अब इस शिक्षा जो कुछ हमने सीखा, जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन हुआ, जो अनुभव हमने प्राप्त किए शिक्षा प्राप्त करने के बाद, जो योग्यताएं हमें जो योग्यताओं का विकास हुआ हमें, उनका जो मापन है वो हम कैसे करेंगे। उनको विश्वसनीय आकलन करने के लिए, उनका सही एवं विश्वसनीय आकलन करने के लिए मापन एवं मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। ठीक है, मापन किसे कहते हैं, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को प्रतीकों में व्यक्त करना मापन है। कुछ नियम पहले से जो कि बनाए हुए होते हैं, उन नियमों के अनुसार किसी वस्तु या घटना को प्रतीक में व्यक्त करना मापन है। मेजरमेंट इज द असाइनिंग ऑफ न्यूमेरल्स टू ऑब्जेक्ट और इवेंट अकॉर्डिंग टू रूल्स। ये डेफिनेशन दी है कैम्पबेल ने। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, मापन किन्हीं निश्चित नियमों, स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें भी निश्चित नियम होने चाहिए, कोई पहले से जो नियम है डिफाइंड, ठीक है, उसके आधार पर उस स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया को मापन कहा जाता है। मेजरमेंट इज द प्रोसेस of assigning numbers to object according to certain agreed rules। ये किसने कहा है? एस.एस. स्टीवेंस ने। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी दो डेफिनेशंस हैं, इनको याद रखें आप लोग। नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को प्रतीकों में व्यक्त करना मापन है। दूसरा, मापन किन्हीं निश्चित नियमों, स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। किसी भी कंसेप्ट को जो हम लिखेंगे तो उसके लिए जरूरी है कि हमें डेफिनेशंस उनकी याद हों। चीजों की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वही आपको मैं बता रही हूँ अभी। तो इसमें मेजरमेंट है, मेजरमेंट की डेफिनेशंस आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, जिससे आप कहीं भी शॉर्ट में, लॉन्ग में क्वेश्चन आए तो आप लिख सकें कि मेजरमेंट किसे कहते हैं। फिर इसके बाद आप ये वीडियो पूरी देखें अच्छी तरह से और इसको समझें कि मेजरमेंट किसे कहते हैं, मेजरमेंट कितने तरह का होता है और मेजरमेंट के कितने प्रकार हैं। ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, उसके क्या क्या कार्य हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है बीएड सेकेंड ईयर के असेसमेंट फॉर लर्निंग। सेकेंड पेपर में से है ये फर्स्ट चैप्टर, टॉपिक 1 मापन, मेजरमेंट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। इसमें हम ये देखेंगे कि पहले देखते हैं कि मापन होता क्या है मापन। शिक्षा जिन अनुभवों को प्रदान करती है, जिन अंतर्निहित योग्यताओं एवं क्षमताओं का विकास करती है। आप ये जानते ही हैं कि जो शिक्षा है वो क्या करती है, वो हमें अनुभव प्रदान करती है, कुछ एक्सपीरियंसेस प्रदान करती है और कुछ हमारे अंदर योग्यताएं होती हैं, अंतर्निहित योग्यताएं होती हैं जो व्यक्ति में या बालक में पहले से विद्यमान होती हैं, उनको बाहर लाने का कार्य करती है, उनका विकास करती है, उन योग्यताओं और क्षमताओं का जो अंतर्निहित योग्यताएं हैं
तथा जिन व्यवहारों में अनुकूल परिवर्तन लाती है। व्यवहार में परिवर्तन लाने का काम भी करती है शिक्षा। जो हमें गलत व्यवहार है, जो हम नहीं जानते, व्यवहार हम करना नहीं जानते हैं, उसको हमें सिखाती है। इसको हम शिक्षा कहते हैं। अब इस शिक्षा, जो कुछ हमने सीखा, जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन हुआ, जो अनुभव हमने प्राप्त किए शिक्षा प्राप्त करने के बाद, जो योग्यताएं हमें, जो योग्यताओं का विकास हुआ हमें, उनका जो मापन है वो हम कैसे करेंगे। उनको विश्वसनीय आकलन करने के लिए, उनका सही एवं विश्वसनीय आकलन करने के लिए मापन एवं मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। ठीक है, मापन किसे कहते हैं? इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को प्रतीकों में व्यक्त करना मापन है। कुछ नियम पहले से जो कि बनाए हुए होते हैं, उन नियमों के अनुसार किसी वस्तु या घटना को प्रतीक में व्यक्त करना मापन है। मेजरमेंट इज द असाइनिंग ऑफ न्यूमेरल्स टू ऑब्जेक्ट और इवेंट अकॉर्डिंग टू रूल्स। ये डेफिनेशन दी है कैम्पबेल ने। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, मापन किन्हीं निश्चित नियमों, स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें भी निश्चित नियम होने चाहिए। कोई पहले से जो नियम है डिफाइंड, ठीक है, उसके आधार पर, उस स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया को मापन कहा जाता है। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर्स टू ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सर्टेन एग्रीड रूल्स। ये किसने कहा है? एस.एस. स्टीवेंस ने। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी दो डेफिनेशंस हैं, इनको याद रखें आप लोग। नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को प्रतीकों में व्यक्त करना मापन है। दूसरा, मापन किन्हीं निश्चित नियमों, स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। तो किसी भी कंसेप्ट को जो हम लिखेंगे तो उसके लिए जरूरी है कि हमें डेफिनेशंस उनकी याद हों। उन चीजों की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वही आपको मैं बता रही हूँ अभी। तो इसमें मेजरमेंट है, मेजरमेंट की डेफिनेशंस आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, जिससे आप कहीं भी शॉर्ट में या लॉन्ग में क्वेश्चन आए तो आप लिख सकें कि मेजरमेंट किसे कहते हैं। फिर इसके बाद आप ये वीडियो पूरी देखें अच्छी तरह से और इसको समझें कि मेजरमेंट किसे कहते हैं, मेजरमेंट कितनी तरह का होता है और मेजरमेंट के कितने प्रकार हैं। ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, उसके क्या क्या कार्य हैं। अब देखते हैं कि लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, मापन के स्तर कौन कौन से हैं। इसके 4 स्तर बताए गए हैं मेजरमेंट के। फर्स्ट है नॉमिनल स्केल, सेकंड ऑर्डिनल। नॉमिनल मींस शाब्दिक, आपको ठीक से नजर ना आ रहा हो, ओके। मापन के स्तर, नॉमिनल स्केल शाब्दिक अथवा नामित स्तर, ऑर्डिनल स्केल क्रमिक स्तर, इंटरवल स्केल अंतराल स्तर एंड रेशियो स्केल अनुपात स्तर। ये 4 स्केल हैं जो मापन के स्तर कहलाते हैं, लेवल्स ऑफ मेजरमेंट हैं। किस किस तरह से हम मापन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं नॉमिनल स्केल कहते किसे हैं। नॉमिनल स्केल क्या होता है? ठीक है, नॉमिनल स्केल, इस स्तर को क्लासिफिकेशन लेवल या वर्गीकरण स्तर भी कहा जाता है। ये मापन कैसा होता है? इस मापन में वर्ग बनाए जाते हैं, ग्रुप बनाए जाते हैं तथा फिर क्या होता है, और जो हमने ग्रुप बनाए हैं उनको कोई नंबर या कोड या कोई चिन्ह या कोई साइन दे दिया जाता है कि ये ग्रुप है, इनके ये नंबर है 1 2 3, या कोई और कोड या कोई साइन बना जाता है। उस ग्रुप के अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करने के बाद व्यक्ति या पदार्थ या तत्व, किसी भी चीज का हम ग्रुप बना सकते हैं। इस समूह, अब क्या है इसमें, इस मापन में मापित वस्तुओं तथा घटनाओं को उनके किन्हीं निश्चित गुणों के आधार पर, ना, कोई निश्चित गुण, कोई विशेषता ले ली जाती है, उसके आधार पर अलग अलग समूह में रख दिया जाता है, ग्रुप बनाए जाते हैं और उनको ग्रुप में वर्गीकृत कर दिया जाता है तथा उस समूह की पहचान के लिए उसे कोई नाम, संख्या या कोड दे दिया जाता है। इस समूह की विशेषता क्या होती है कि उस समूह में सम्मिलित सभी तत्व
एक वर्ग होगा उसमें जितने भी तत्व होंगे, जितने व्यक्ति होंगे, वो आपस में समान होंगे। लेकिन उसके बाद जो दूसरा ग्रुप होगा उससे वो बिल्कुल भिन्न होंगे। समूह की इस विशेषता को हम समजातीयता या इंटरनल होमोजेनिटी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2 कॉलेज हैं, है ना, या 2 स्कूल हैं, 2 स्कूल के बच्चे हैं। तो एक स्कूल के जो स्टूडेंट होंगे उनकी यूनिफॉर्म अलग होगी, उनका ग्रुप अलग होगा। तो दूसरे स्कूल की यूनिफॉर्म अलग होगी, उनका ग्रुप अलग होगा। ठीक है, एक स्कूल के स्टूडेंट एक ही तरह की यूनिफॉर्म पहनेंगे, एक ही टीचर से पढ़ेंगे, एक ही बुक्स पढ़ेंगे, ये एक ही उनका कोर्स होगा। और जो दूसरे एक स्टूडेंट होंगे वो उधर उसी पे हम देखते हैं दूसरे ग्रुप के स्टूडेंट या दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स को, तो वो बिल्कुल अलग होंगे। ऐसे ही जैसे कि एक एग्जाम्पल इसका भी हो सकता है कि मान लीजिए भारत की टीम है, एक इंडिया की, एक पाकिस्तान की टीम है। दोनों के जो मेंबर्स हैं टीम के, ठीक है, खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं, वो दूसरे प्लेयर्स से बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, इस तरह से ये ग्रुप हैं, हम ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं, वर्गीकृत कर लेते हैं किसी भी गुण या विशेषता के आधार पर। ये इंडियन प्लेयर हैं, ये पाकिस्तानी प्लेयर हैं। ठीक है, इस तरह से, या कोई भी, है ना, कोई भी ग्रुप बनाना, किसी भी चीज में वर्गीकरण करना जो है, वो वर्गीकृत करके एक ग्रुप बनाना किसी गुण, किसी विशेषता के आधार पर, उसको हम नॉमिनल स्केल कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल या क्रमिक स्तर नेक्स्ट होता है। इसको ध्यान से देखें और ध्यान से सुने। इस मापनी में वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं, विशेषताओं अथवा प्रतिक्रियाओं को किसी गुण के आधार पर एक क्रम में असेंडिंग तथा डिसेंडिंग में व्यवस्थित कर लेते हैं और फिर उसको श्रेणी प्रदान करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा स्कूल में स्टूडेंट्स को फर्स्ट, सेकंड या थर्ड डिवीजन में डिवीजन देना, ये क्या है, ये ऑर्डिनल स्केल है, क्रम में लगाना है कि उनके गुणों के आधार पर जिस स्टूडेंट में जितने अधिक गुण हैं उसके हिसाब से वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आते हैं। इस तरह से हम असेंडिंग तथा डिसेंडिंग में व्यवस्थित कर लेते हैं। इसको कहेंगे हम ऑर्डिनल स्केल। किसी गुण के आधार पर व्यक्ति अथवा तत्वों को क्रम देना। इस मापनी में वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं, विशेषताओं अथवा प्रतिक्रियाओं को, इन सभी चीजों को, इससे कुछ भी हो चाहे, को किसी गुण के आधार पर या उसकी किसी विशेषता के आधार पर एक क्रम में असेंडिंग से डिसेंडिंग में व्यवस्थित करने को हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनल स्केल या क्रमिक स्तर। और फिर उसको श्रेणी प्रदान करते हैं अंकों के आधार पर विद्यार्थियों, जैसे कि ये एग्जाम्पल है, अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय क्रम प्रदान करना। अंक कहाँ से आए, उनके गुणों के आधार पर उनको अंक मिले, और जब अंक मिले, जब उन्हें मार्क्स मिल गए, तो उनको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिवीजन दे दी गई। इस तरह से क्या होगा, ऑर्डिनल स्केल हो, क्रमिक स्तर कहलाएगा। नेक्स्ट होगा फिर इंटरवल स्केल, अंतराल स्तर। ये क्या होता है, अब इसको देखिए, ध्यान से देखिए। इस मापनी के अंतर्गत, ये इसका जो एग्जाम्पल है वो होगा हमारा थर्मामीटर। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका, थर्मामीटर। थर्मामीटर इस मापनी के अंतर्गत किन्हीं 2 वर्गों, व्यक्तियों तथा वस्तुओं के मध्य अंतर को अंकों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। ये मापनी होती है अंतराल स्तर या इंटरवल स्केल। इसमें क्या किया जाता है, इसमें किन्हीं 2 वर्गों, व्यक्तियों तथा वस्तुओं के मध्य अंतर को अंकों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। जो भी उनमें अंतर होता है उसको 2 अंकों के हिसाब से आपस में अंतर बताया जाता है कि इनमें क्या अंतर है। प्रत्येक अंतर की दूरी, इसमें ये ध्यान रखने की चीज है कि जो अंतर है बीच में, जो बीच में डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। जैसे थर्मामीटर होता है, इस मापने का सबसे उपयुक्त उदाहरण है। थर्मामीटर में क्या होता है, 98 डिग्री से 108 डिग्री तक अंकित होता है, अंक दिए हुए होते हैं इसमें 98 डिग्री से 99 डिग्री के मध्य जितना अंतर होता है उतना ही अंतर 107 डिग्री से 108 डिग्री के बीच होता है।
इसमें सेम जो डिफरेंस है वो सेम रहता है हमेशा थर्मामीटर में। ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अंतराल स्तर का, ठीक है, इंटरवल स्केल का। ठीक है, आप समझ गए होंगे शायद सही से। इसके बाद देखिए रेशियो स्केल। रेशियो स्केल क्या होता है? अंतराल स्तर वास्तविक शून्य बिंदु का होना। इसमें क्या है, इसमें हम 0 से शुरू करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज हमें नापनी है, दूरी नापनी है, लंबाई नापनी है, किसी चीज का भार नापना है, तो वो रेशियो स्केल अंतराल स्तर में आएगा। रेशियो स्केल अनुपात स्तर, ये आपका होगा अनुपात स्तर। वास्तविक शून्य बिंदु का होना इस स्तर की मुख्य विशेषता है। मतलब इसमें स्टार्टिंग जो है वो हम 0 से करते हैं। ये शून्य बिंदु आर्बिट्रेरी पॉइंट कोई कल्पित बिंदु नहीं होता, बल्कि इसका अर्थ है, इसका क्या मतलब होता है 0 का? इसमें 0 का मतलब होता है कि किसी में कोई विशेषता, जो खास विशेषता आपने ली है, जिसका आप अनुपात, जिसका स्तर देख रहे हैं, इसको माप रहे हैं, वो 0 है, मतलब उसमें बिल्कुल भी नहीं है। इसका अर्थ किसी शील गुण अथवा विशेषता की शून्य मात्रा से होता है। हम 0 से शुरू करते हैं, जिससे हम पता लगाते हैं कि ये एक स्टूडेंट है वो दूसरे से कितना ज्यादा वीक है या कितना ज्यादा होशियार है, कितना इंटेलिजेंट है और कितना होशियार है। लंबाई, भार या दूरी मापने के लिए हम शून्य बिंदु से ही प्रारंभ करते हैं। अनुपात मापने में वास्तविक शून्य बिंदु को ही मापने का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। अगर हमें लंबाई नापनी है किसी चीज की, तो हम 0 शुरू करेंगे ना, कि ये 5 मीटर लंबा है ना, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर। उसके बाद ही हम पता लगा पाएंगे कि इसकी दूरी जो है वो, इसकी लंबाई 5 मीटर है। ठीक है, 0 से शुरू करने के बाद बीच में से तो नहीं शुरू कर सकते हम 2 से, 3 से, 2, 3, 4, 5, तो इसको हम 0 से शुरू करते हैं हमेशा। इसको कहते हैं हम अनुपात मापनी। अनुपात मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु को ही मापने का प्रारंभिक बिंदु मापा जाता है, माना जाता है। इसी कारण हम 2 स्थानों के बीच की दूरी को अनुपात पता लगा पाते हैं। इसमें एक चीज और दे सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, यदि कोई गुण के आधार पर आशा, शांति, विभा को 10, 20 या 40 अंक प्रदान किए जाएं, है ना, तो इस मापने के अनुसार हम कहेंगे जो गुण आशा में जिस मात्रा में विद्यमान है, शांति में उससे, मान लीजिए एक लड़की है आशा, उसमें है एक गुण है, उसको दिए गए हैं 10 अंक, और एक लड़की है शांति, उसको दिए गए हैं 20 अंक, और एक लड़की है विभा, उसको दिए गए हैं 40 अंक। किसी गुण के आधार पर किसी गुण को मापने में उसके अंक दिए गए हैं। ठीक है, मान लीजिए इंग्लिश का टेस्ट होता है बच्चों का, उसमें आशा को मिले हैं 10 अंक और शांति को मिले हैं 20 और विभा को मिले हैं 40। तो इससे हमें क्या पता लगेगा कि जो गुण आशा में कितना है, आशा में 10 विद्यमान है, ठीक है, वो शांति में जो है उससे दुगना है, यानी कि 20 है। ठीक है, और उसके बाद विभा में 40 है और 4 गुना है, विभा में उसका 4 गुना अधिक मात्रा में पाया गया है। इस तरह से हम ये पता लगा सकते हैं, ठीक है, इस मापने के आधार पर। ठीक है, फंक्शंस ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट के क्या कार्य होते हैं, फंक्शंस क्या है, क्लासिफिकेशन। फर्स्ट है मापन हम क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए, हमें किस काम आता है, हमारे क्या फंक्शंस होते हैं। पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन करने के लिए, वर्गीकरण करने के लिए हम मापते क्यों हैं, जिससे कि हम क्लासिफाइड कर सकें। दुनिया में कोई भी 2 आदमी एक सी योग्यताएं नहीं रखते हैं, न उनमें एक से गुण होते हैं, न एक सी क्षमताएं होती हैं। सब में क्या है, व्यक्तिगत भेद है। ठीक है, कि इसमें एक गुण है तो इसमें दूसरा गुण है, और ना ही शारीरिक दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न है, वरन मानसिक योग्यताओं के आधार पर भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप में एक दूसरे से भिन्न होते हैं व्यक्ति। अब हमें क्या करना होता है कि हम अनुसंधानों या किसी टेस्ट के आधार पर क्या करते हैं, व्यक्तियों की क्षमता, रुचि और अभिरुचि और उनके गुणों को विभक्त करते हैं कि इसमें क्या क्षमता है, क्या रुचि है, दूसरे में क्या रुचि है और क्षमता है। ठीक है, उनको वर्गीकृत करते हैं इस आधार पर, जिससे कि हम उनको, मान लीजिए किसी को साइंस स्ट्रीम में भेजना है, किसी को आर्ट्स स्ट्रीम में भेजना है, ठीक, किस तरह का वर्गीकरण किया जाना चाहिए। ठीक है, किसमें ज्यादा क्षमता है, किसमें कम क्षमता है किसी कार्य को सीखने की।
इसलिए हम वर्गीकरण करते हैं और वर्गीकरण करने के लिए हमें मापन की जरूरत होती है। वर्गीकरण कैसे करें? हम मापन करके, टेस्ट लेकर, ठीक है। तो टेस्ट लेंगे, टेस्ट का मतलब मापन करेंगे, हम अंक देंगे उन्हें। फिर प्रिडिक्शन करने के लिए पूर्व कथन, किसी की पूर्व कथन क्या होता है? पूर्व कथन किसे कहेंगे? प्रिडिक्शन। पूर्व कथन उसे कहते हैं जब व्यक्ति की वर्तमान जो क्षमताएं हैं, जो उसके अंदर अभी क्षमताएं और योग्यताएं हैं, उनके आधार पर हम उसके भविष्य की घोषणा कर सकें, वो होगा प्रिडिक्शन। ठीक है, जो प्रेजेंट में उसमें क्षमताएं और योग्यताएं हैं उनको हम बता सकें उनके आधार पर कि वो भविष्य में क्या कर सकता है, किस प्रोफेशन में जा सकता है, कितना कार्य कर सकता है, ठीक है, क्या उसको फायदा देगा, क्या पढ़ाई उसको फायदा देगी, किस तरह की स्टडी, किस तरह की उसे सब्जेक्ट लेने चाहिए, प्रिडिक्शन, या किस तरह की स्ट्रीम में, किस तरह के प्रोफेशन में कुछ जाना चाहिए, इसको कहते हैं प्रिडिक्शन। इसके लिए भी हम टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा? मापन करना पड़ेगा, इसका भी हमें योग्यताओं का मापन करना होगा। तो मापन का क्या कार्य हो गया? पूर्व कथन। कंपैरिजन, तुलना, तुलना करने के लिए, ठीक है। कोई भी हम टेस्ट लेते हैं, कोई भी एग्जाम लेते हैं, वो क्यों लेते हैं? जिससे कि हम व्यक्तियों की तुलना कर सकें। हमें मान लीजिए सीटेट का टेस्ट है, ठीक है, उसका हम क्यों लेते हैं? जिससे कि हम ये पता लगा सकें कि जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं वो टीचर बनने के लायक हैं या नहीं है, कौन कौन लायक हैं। तुलना हो जाएगी, कंपैरिजन हो जाएगा, जिससे कि हम उनको, या कोई जॉब देनी है ना, उसमें क्या होता है, जॉब के लिए भी टेस्ट होते हैं, उसमें भी तुलना होती है, कंपैरिजन होता है। 10 स्टूडेंट बैठे हैं और जिसमें कि आपको 5 लेने हैं, तो हम उनकी तुलना कर लेंगे, उनको कंपेयर कर लेंगे टेस्ट लेकर के वो कौन से 5 हैं जो हमें चाहिए, जिनके अंदर ज्यादा क्षमता है, ठीक है। कंपैरिजन कर लेंगे आपस में टेस्ट लेकर या मापन कर कर। तो क्या हो गया? कंपैरिजन करने के लिए, तुलना करने के लिए। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, परामर्श एवं निर्देशन देने के लिए। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, गाइड करने के लिए कि तुम्हें क्या क्या सब्जेक्ट लेने चाहिए या क्या सब्जेक्ट नहीं लेने चाहिए, या कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए, ये भी मापन का एक कार्य है। डायग्नोसिस, निदान, एक होता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या है? डायग्नोसिस में जो स्टूडेंट है या जो कोई व्यक्ति है, उसकी जो कठिनाई है, उसके जो कठिन, जिसे कहते हैं कठिन स्थल है ना, उसके जो सीखने संबंधी कठिन स्थल हैं, उनका पता लगाना कि किस चीज में उसे कठिनाई आ रही है और कठिनाई क्यों है। किसी स्टूडेंट को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, किसी को साइंस में, किसी को मैथ में, और किसी को मैथ के किसी खास टॉपिक में, किसी को साइंस के किसी खास टॉपिक में, है ना। वो जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्यों है, वो क्यों नहीं समझ पा रहा है उन चीजों को, और उसका क्या निदान होना चाहिए, उसका क्या उपाय होना चाहिए जिससे वो ठीक हो सके, ये डायग्नोसिस में आ जाता है। इसका भी पता हम मापन से ही लगाएंगे, मापन करके पता लगाएंगे कि उसके टेस्ट में जो उसमें कमी है ये क्यों है और उसका क्या निदान होना चाहिए, इसके क्या उपाय होना चाहिए। रिसर्च करने के लिए भी, किसी रिसर्च में भी हमें हमेशा मापन की आवश्यकता पड़ती है। मापन के जरिए ही हम अनुसंधान करते हैं या कोई टेस्ट लेते हैं, या है ना, जो भी काम हम अनुसंधान के लिए करते हैं, रिसर्च के लिए करते हैं, उसमें क्या मापन करना पड़ता है हमें पहले, और मापन करके ही हमारे अपनी रिसर्च को बढ़ा सकते हैं। तो ये मापन का कार्य है, मापन इसमें आता है रिसर्च में भी। अब हमारा लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट कितनी तरह का होता है? एब्सोल्यूट मेजरमेंट, नॉमिनेटिव मेजरमेंट, इप्सिटिव मेजरमेंट। नॉमिनेटिव नॉर्मेटिव है, ठीक है, इसको हम नॉर्मेटिव कर लेंगे। नॉमिनेटिव, नॉर्मेटिव मेजरमेंट, एब्सोल्यूट मेजरमेंट, नॉर्मेटिव मेजरमेंट एंड इप्सिटिव मेजरमेंट। दीज आर द टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। पहले हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट मेजरमेंट किसे कहते हैं, क्या होता है एब्सोल्यूट मेजरमेंट। निरपेक्ष मापन। निरपेक्ष मापन वो होता है जिसमें परम शून्य, एब्सोल्यूट जीरो की स्थिति विद्यमान होती है, और जब हम इसकी शुरुआत जो है हम शून्य से करते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं निरपेक्ष मापन। इसको हम एग्जाम्पल से समझें, अगर यदि किसी स्थान का तापमान 0 है, कोई जगह है उसका तापमान 0 है, इसको भी देखते हैं एब्सोल्यूट मेजरमेंट क्या है, ठीक है, निरपेक्ष मापन।
एब्सोल्यूट, नॉर्मेटिव और इप्सेटिव मेजरमेंट। हाँ, तो एब्सोल्यूट मेजरमेंट किसे कहेंगे? निरपेक्ष मापन, जो आपने पहले भी पढ़ा इससे पहले, कि जिसमें हम जीरो से शुरुआत करते हैं। ये यूज होता है हमारे मैथमेटिकल वर्क के लिए, जो गणितीय आधार हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है एब्सोल्यूट मेजरमेंट का। मान लीजिए किसी की लंबाई नापनी है, किसी चीज का भार नापना है, तब हम एब्सोल्यूट मेजरमेंट का यूज करते हैं। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, अगर किसी बच्चे की लंबाई 2 फुट है और दूसरे की 4 फुट है, तो दोनों की हम ये कह सकते हैं कि जो एक बच्चा है जिसकी 2 फुट है और जिस दूसरे की 4 फुट है, तो वो उससे दुगना लंबा है, उसकी लंबाई उससे दुगनी है। या एक बच्चे का वजन 10 किलो है, दूसरे का 20 किलोग्राम है, तो हम कह सकते हैं कि दूसरा बच्चा जो है वो पहले बच्चे से दुगना भारी है ना, उसका वजन उससे दुगना है। लेकिन इसको हम एजुकेशन में यूज नहीं कर सकते हैं। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में मान लीजिए अब हम इसमें क्या यूज करेंगे? नॉर्मेटिव मेजरमेंट, सामान्यीकृत मापन, क्योंकि इसमें हम किसी भी जीरो को जीरो नहीं मान सकते असल में, कि अगर किसी के अंदर कोई किसी वर्क को नहीं कर पा रहा है एजुकेशन में, है ना, शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। कैसे नहीं यूज कर सकते हैं? मान लीजिए हमने एजुकेशन में या एसएसटी में कुछ क्वेश्चंस दिए किसी बच्चे को, वो क्वेश्चन उसने नहीं किए, हाँ, उसमें फेल हो गया, तो फेल होने का मतलब ये नहीं है कि उसका जो है वो उसकी योग्यता बिल्कुल जीरो है। इसका मतलब ये हो सकता है कि वो जो क्वेश्चन उसे दिए गए हैं वो उसके याद नहीं थे, ये दूसरे क्वेश्चन एसएसटी के वो दूसरे क्वेश्चन कर पाए। अगर हम उसे दूसरे क्वेश्चन दे दें तो वो उन्हें कर पाए, उसकी योग्यता जो है वो एसएसटी में बिल्कुल जीरो भी नहीं है, ये भी हम नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए इसमें हम एब्सोल्यूट मेजरमेंट का यूज नहीं कर सकते हैं। इसमें हम यूज करते हैं सामान्यीकृत मापन का। इस जो मापन है इसमें परम शून्य या एब्सोल्यूट जीरो है वो नहीं होता है, इसलिए इसके परिणामों की व्याख्या गणितीय आधार पर नहीं की जा सकती है। हाँ, अगर हम इसमें क्या होता है, कोई उपलब्धि परीक्षण है, उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक प्रदान किए जा सकते हैं। अब ये परीक्षण कुछ छात्रों को दिया जाए तो प्रत्येक छात्र को प्राप्त अंकों का औसत तथा मानक विचलन अलग अलग प्राप्त होगा, जिनकी व्याख्या परीक्षण और मानक के आधार पर की जाएगी। समझ गए ना आपके? अगर हम इसमें जो बात यह है कि जैसे कि अगर हमने किसी स्टूडेंट को इंग्लिश के या मैथ के कुछ क्वेश्चन करने को दिए हैं और वो नहीं कर पा रहा है, तो उसकी योग्यता को हम जीरो नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ये तो नहीं कह सकते कि वो मैथ में कुछ जीरो है, क्योंकि अगर हम उसको दूसरे क्वेश्चन देते हैं, उस पेपर से अलग पेपर बना कर देते हैं, तो उनको कर पाता है, वो उनको जानता है, उनको सॉल्व कर सकता है वो, तो मैथ में उसकी योग्यता जीरो भी नहीं है। ठीक है, इसको कहते हैं हम नॉर्मेटिव मेजरमेंट। इप्सेटिव मेजरमेंट, इप्सेटिव मेजरमेंट क्या होता है? इप्सेटिव मेजरमेंट मापन के अनेक, देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें हम कुछ प्रश्न दे देते हैं। ठीक है, इसमें व्यक्ति और छात्रों के समक्ष जो स्टूडेंट हैं उनको कुछ प्रश्न और कथन और समस्याएं उपस्थित कराई जाती हैं। ठीक है, कुछ कथन, 4 कथन दे दिए जाते हैं, मतलब उसमें आपको वरीयता दिखानी है। ठीक है, वरीयता क्रम में लगाना है कि आप किस क्वेश्चन को ज्यादा वरीयता दे रहे हैं, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं या किसको कम दे रहे हैं। लेकिन इसमें जो पॉइंट्स हैं उससे 4 ही दे जाएंगे। कैसे? जैसे कि आपको इसे समझाया जाए, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स दे दिया आपको, सब्जेक्ट्स इसमें आपको बताना है कि आपकी किस में इंटरेस्ट ज्यादा है। इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ये 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं आपको। ठीक है, और इन 4 सब्जेक्ट में आपको बताना है कि आपका किस में ज्यादा इंटरेस्ट है। आपको 4 पॉइंट्स दिए जाएंगे। ठीक है, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 एंड स्टूडेंट 4। इन 4 स्टूडेंट से पूछा जाएगा कि आपके किस में ज्यादा है। आप 4 मार्क्स ही देना है सिर्फ। ठीक है, जो फर्स्ट है उसने बताया कि उसके जो इंग्लिश में वो इसको इंग्लिश को 2 पॉइंट्स देगा। ठीक है, दूसरा उसने बताया कि वो
3 पॉइंट्स देगा। थर्ड स्टूडेंट बताया वो 1 पॉइंट देगा। और फोर्थ स्टूडेंट बताया कि वो 4। इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। 1 2 3 4 सभी चीजों में वो ऐसे ही बताएंगे। किसी में 1 बताया, किसी में 2 बताया, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 2 बताया, किसी में 1 बताया, किसी में 3 बताया, किसी में 4 बताया। तो इस तरह से, और किसी में 3 बताया, किसी में 2, किसी में 1, किसी में फिर 4 आ गया। ठीक है, तो इस तरह बढ़ नहीं सकते हैं। फिर ये क्या हुआ, अगर हम इसको हम ऐड करके निकालें, इसका जो मानक विचलन या औसत निकालें, तो वो तकरीबन सेम ही निकलता है। ठीक है, सेम ही निकलेगा। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इफसेटिव या सवमानक मापन कहेंगे। क्योंकि इसमें बाध्यता दे दी जाती है, इसमें एक चुनाव करने के लिए जाता है और बाध्य कर दिया जाता है कि आप 4 स्केल तक दे सकते हैं, 4 नंबर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसको हम इफसेटिव मापन कहते हैं, इफसेटिव स्केल कहते हैं। आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही। कल फिर हम बात करेंगे मेजरमेंट का। आज हमने पढ़ा, इस बार देखें हम कि आपका दूसरा टॉपिक है इसमें इवेल्युएशन। इवेल्युएशन क्या होता है और मेजरमेंट और इवेल्युएशन में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों के डिफरेंस और इवेल्युएशन की डेफिनेशन, इवेल्युएशन किसे कहेंगे और इवेल्युएशन और मेजरमेंट में क्या डिफरेंस होगा। अब देखते हैं कि लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, मापन के स्तर कौन कौन से हैं। इसके 4 स्तर बताए गए हैं मेजरमेंट के। फर्स्ट है नॉमिनल स्केल, सेकंड ऑर्डिनल। नॉमिनल मीन्स शाब्दिक, आपको ठीक से नजर ना आ रहा हो, ओके। मापन के स्तर, नॉमिनल स्केल शाब्दिक अथवा नामिक स्तर, ऑर्डिनल स्केल क्रमिक स्तर, इंटरवल स्केल अंतराल स्तर एंड रेशियो स्केल अनुपात स्तर। ये 4 स्केल हैं जो मापन के स्तर कहलाते हैं, लेवल्स ऑफ मेजरमेंट हैं। किस किस तरह से हम मापन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं नॉमिनल स्केल कहते किसे हैं। नॉमिनल स्केल क्या होता है, ठीक है। नॉमिनल स्केल, इस स्तर को क्लासिफिकेशन लेवल या वर्गीकरण स्तर भी कहा जाता है। ये मापन कैसा होता है, इस मापन में